भारत के ऑपरेशन और पाकिस्तान को हुए नुकसान के एनालिसिस अब सामने आने लगे हैं। भारत की सेनाओं ने अब धीरे धीरे वो डिटेल्स शेयर करना शुरू कर दिया, हालांकि सोर्स बेस्ड है। अभी एएनआई ने यह जानकारी दी कि भारत ने ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट हवा में मार गिराए थे। साथ ही पाकिस्तान के एक C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भी तबाह किया। भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन हमलों को किस तरीके से नाकाम बनाया था, इसके सबूत दुनिया देख चुकी है और अब इस बात के सबूत मिल रहे हैं कि ऑपरेशन के दौरान भारत की मिसाइलों ने पाकिस्तान के 10 मिलिट्री ड्रोन्स को मार गिराया। पाकिस्तान को 2 बहुत महंगे अपने एयरक्राफ्ट्स का नुकसान हुआ जो एवैक्स की कैटेगरी के थे और जो इन फाइटर जेट से भी कई गुना महंगे होते हैं। और दिलचस्प बात यह कि भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों और एयरबेस पर हमलों को मिलाकर कुल 20 अटैक्स की बात खुद कही थी, लेकिन खुद पाकिस्तान ने बताया कि भारत ने 20 नहीं बल्कि 28 जगहों पर जाकर के उसको मारा। तो वो एक नक्शा भी आपकी स्क्रीन पर आएगा और इसके अलावा वो जो अब हम बता सकते हैं कि पाकिस्तान को कितना और नुकसान हुआ था, एसेट्स का नुकसान, वो हम आपको दिखाएंगे। पहले तो आप ये देख लीजिए, ये मैप जो है जिसमें अब वो सारे 28 साइट्स, जहां पर पहले 9 जो आतंकी ठिकाने थे, उसके बाद 11 एयरबेस और 8 वो जगह जहां पर एयर डिफेंस उनके डिस्ट्रॉय करने के लिए अटैक किया गया, जो पाकिस्तान ने खुद बताया, हमने नहीं। वो मिलाकर के ये पाकिस्तान का नक्शा बनता है। कल किसी ने कर अच्छा जोक डाल रखा था, ये होता है अच्छा जोक। बिल्कुल बताता हूं आपको। जोक ये था कि पाकिस्तान को अब किसी मैप की जरूरत नहीं है, मैप नहीं बनवाना पड़ेगा, ये मेरा शहर, ये यहां पर वो ये दिखा दे मुझे भारत ने कहां मारा, तो पूरा पाकिस्तान आ जाता है उसमें। कोई कौन सा शहर बचा आप जरा इसमें देखिए, कोई जगह ही नहीं बची है उसकी, कोई जगह नहीं है, हर जगह जाकर के तुम्हारा तो उस पूरा पाकिस्तान का मैप भारत ने बना दिया है। तो ये आप देखिए नक्शा, जब मैंने कहा कि एक नक्शा बनाना जरा जिसमें सारे 28 जगह आ जाएं, तो हमारे प्रोड्यूसर साहब ने बोला कि सर इतने नाम कैसे लिखूंगा मैं, जगह ही नहीं, इसलिए वो नाम और जो प्लेस है वो थोड़ा सा मिक्स हो। हाँ, क्योंकि सच में 28 जगह दिखाना, ये होती है कामयाबी, ये है आपकी सेना की ताकत। पाकिस्तान में 28 जगहों पर मारा, इतना सा तो पाकिस्तान है, उसमें 28 जगह चुन चुन कर उसको मारा है और वो मान रहा है इस बात को, एक एक चीज उसने मानी है, अपना डोजियर बनाया। 6-7 की रात कार्रवाई की, डीजीएसपी ISPR ने कंफर्म किया कि 9 जगहों पर भारत ने हमारे यहां बम गिराया। आपने 11 एयरबेस हिट किए, उसके प्रधानमंत्री ने कंफर्म किया कि आपने उसके एयरबेस हिट किए, और तो छोड़िए किसी और को। और फिर अब ये जो डोजियर लिए घूम रहा है वो बिलावल भुट्टो न्यूयॉर्क में, उसने जाकर के दुनिया को बताया कि ये साहब ये इन 20 के अलावा 8 जगह और है, हमको आकर के मारा था। तो ये है पेशावर, अटक, कटक, मुरीद, बहावलपुर, मुरीद के नूर खान, पसरूर, लाहौर, चुनियान, रहीम यार खान, सुक्कू, जैकबाबाद, गुजरांवाला, भुलारी, हैदराबाद, मतलब सिंध से लेके पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और उसके बाद POK और सब जगह। इतनी मार तो रूस भी यूक्रेन को नहीं मार रहा। बिल्कुल सर, इतना डीप जाकर के इसमें वो कुछ नई जगह जो है वो हमने इसमें ऐड किया। अब आइए बात, भारत का क्या नुकसान हो गया ये जानने में बड़ी दिलचस्पी थी, राहुल जी को भी दिलचस्पी थी। ये पूछते कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ, तो अब बताते हैं आपको पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ। पाकिस्तान के 6 हवाई जहाज हवा में मारे, और पाकिस्तान की तरह नहीं कि पहले ही दिन जो है दुनिया में जाके ढिंडोरा पीट दिया, ना कोई सबूत, ना कोई तस्वीर, दुनिया में कोई उस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं, कोई आपको कि उसके पीछे कोई क्रेडिबल होना चाहिए आपके पास उसको बताने के लिए। भारत ने अपना समय लिया है ये बताने के लिए। उस वक्त भी भारत ने ये कहा था कि हम पूरा एक टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद तब हम आपको बता पाएंगे एग्जैक्टली, क्योंकि हम चाहते हैं कि वी शुड गेट दिस एब्सोल्युटली राइट कि हमने पाकिस्तान के कितने एसेट्स डिस्ट्रॉय किए। तो वो जानकारी अब आ रही है, वो आपकी स्क्रीन पर जो है वो चल रही है। तो एक एक करके जरा इनकी हम लोग बात कर लें। 10 कॉम्बैट ड्रोन्स, ये मुझे बहल साहब मेरी मदद कर देंगे ये बताने। जी बिल्कुल, क्या क्या है। अगर आप देखें, इन्होंने बताए 6 लड़ाकू जहाज में JF-17, F-16 और साथ में मिराज 5 एयरक्राफ्ट है। नंबर्स में हो सकता है कि 2 F-16 थे या 2 JF-17 थे, क्योंकि रेडार के ऊपर सिर्फ वो ब्लिप दिखता है और उसके बाद दिखता है कि वो ब्लिप है नहीं। इससे पता चलता है कि वो जहाज हवा में ही शूट डाउन हो गया। तो वो प्रूफ सारे हैं हमारे पास।
और दूसरा आता है एवैक्स, जो इनके सबसे महंगे जहाज, जहां पे कहते थे कि पाकिस्तान को एज है। उनके पास 10 AEWC या एवैक एयरक्राफ्ट है, जिसमें 6 एरियाई थे। AEWC यानी कि एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जहाज, जिसके ऊपर रेडार लगे हैं। ये 2 हमने शूट डाउन किए हैं। एक हवा में सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल हुआ, S-400 का 300 किलोमीटर अंदर था यह जहाज जब इसको हिट किया गया, और यह सिविल एयरलाइन वाली जो फ्लाइट है उसके कॉरिडोर में उड़ रहा था जब इसे मार दिया गया, यानी कि ये छुपा के उड़ा रहे थे इसको। उसके बाद दूसरा हमने भुलारी में, और अगर आप वो दिखा दे भुलारी का नक्शा है तो वो भी दे दीजिएगा, मैप जो है सैटेलाइट इमेज वाला जी। हाँ, भुलारी के अंदर आप देखिए खुद, मैं वहां जा, हाँ जी प्लीज। भुलारी के अंदर आप खुद देखिए कि जो पहला अटैक में हमने हिट किया, बिल्कुल सेंटर ऑफ हैंगर हिट किया, इसके अंदर इनका एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम का जहाज था, जिसकी कीमत एक जहाज की $93 मिलियन रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, और इसको यहां पे हिट किया। इसके साथ उनके 6 जवान, हम कभी भी बॉडी बैग्स नहीं गिनते, हमें नहीं लेना देना कि उनके कितने सोल्जर्स मरे, फिर भी कहते हैं कि एक स्क्वाड लीडर और 5 और टेक्नीशियंस की मौत हुई थी इसके अंदर, और कहते हैं और भी अंदर इक्विपमेंट था और कुछ चीजें थी जो काफी हद तक डिस्ट्रॉय होगी। अब देखिए इन्होंने इसको कवर कर दिया टारपुलिन से, ताकि या तो दोनों चीजों की वजह से एनवायरमेंट का इफेक्ट ना हो, जो भी अभी बच गया अंदर, या रिपेयर क्या कर रहे हैं हमको ना पता चले, या फिर कितना डैमेज हुआ है हम उसका भी पता ना लगा सके। लेकिन डेफिनेटली 2 AEWC एयरक्राफ्ट गए। हमने बात करी थी मुरीद की, अगर आपको याद हो, मुरीद में 2 जगह उन्होंने हिट किया था, एक हैंगर में हिट किया था और एक अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स में हिट किया था। जहां हैंगर में हिट किया था तो ये तो अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स, ये मुरीद है सर, मुरीद वही, यहां तो अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स है, उस पे हिट किया गया था, जिसमें जिसकी एंट्रेंसेस अगर आप देखें अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स की है, और उसको 30 मीटर दूर उन एंट्रेंसेस से यहां पे एक अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स है, जिसमें कहते हैं कि कुछ उनके इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एसेट्स थे जिनके पास इसको हिट किया गया। दूसरा एक और हैंगर है यहां पे जिसको हिट किया गया था, और उस हैंगर के अंदर 10 के करीब उनके विंगलुंग UAVs थे, UCAVs, जो कि चीन के हैं। वो बेचारे तो वहीं शहीद हो गए, 10 जमीन में दफन हो गए, जो उड़े भी नहीं, उनको वहीं पे हमने खत्म कर दिया था। यानी कि इसके बाद 30 मिसाइल भी हवा में इनको हमने इंटरसेप्ट किया। लेकिन इसमें सौरभ जी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो 400 के करीब ड्रोन्स अंदर आ रहे थे पहले दिन, और दूसरे दिन 200 से ऊपर 600 के करीब जो ड्रोन्स को तो हमने भारत के अंदर इंटरसेप्ट किया है। तो वो तो फिगर हम गिन नहीं रहे। और खबर में ये भी आया है बहल साहब कि वो डेबरी नहीं निकाल रहा है बाहर, ताकि उसमें पता चल जाएगा कौन कौन सा जहाज। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कल हम एक एयरफील्ड में देख रहे थे, ये देखिए भुलारी की क्लीन पिक्चर आ गई है, बिल्कुल। हाँ वही भुलारी दे दें, अभी पहले वाला जो 30 अप्रैल को था जब अटैक नहीं हुआ, एकदम क्लियर, कुछ भी डैमेज नहीं है। और फिर जब हम देखते हैं 11 मई को, क्या बचा होगा इस हैंगर का, इसके अंदर जो एयरक्राफ्ट था AEWC एयरक्राफ्ट, उसका क्या बचा होगा। अब इसमें हमने सरगोदा की बात नहीं करी, इसमें हमने और जितने एयरफील्ड्स थे, नूर एयरफील्ड जो है इनका, नूर खान एयरबेस, उसकी बात नहीं करी, जो चकलाला एयरबेस है, जो कि बिल्कुल उनके हेडक्वार्टर्स के पास है या उनके कमांड स्ट्रक्चर के पास है, उसकी बात नहीं करी। ये आ गई, नूर खान की भी आ गई। अब ये देखिए ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्स में क्या बचा। वो कहते हैं कुछ ट्रक्स तो साथ में थे, जो वो तो बेचारे शहीद हो गए, और एक उनका जो C-130 था उसको भी डैमेज हुआ था। तो कहीं ना कहीं 11 से 12 एयरफील्ड्स, अब देखिए कितना बड़ा नंबर है। एक देश की जो ऑपरेशनल एयरफील्ड्स 11 से 12, वो भी छोटा सा देश लाइक पाकिस्तान। दूसरा देखिए 6 रेडार्स जो हमने हिट किए, लाहौर, गुजरावाला, पसरूर, चूनियान, सक्कर, 6 रेडार्स जो कि इतने महंगे आते हैं, कितना समय लगता है उसको, उनको हिट किया हमने। उनके ड्रोन्स को हिट किया हमने, उनके जहाज को। अभी तो हम उनको काउंट नहीं कर रहे जो जहाज हैंगर के अंदर होंगे, जिसका नंबर हमें कभी पता भी नहीं चल सकता। वो वाले जहाज को भी काफी डैमेज हुआ होगा, जो रिपेयर फैसिलिटी। एक बार सर आ जाए प्लीज, थैंक यू सो मच। इसमें एक जानकारी और जो आई है कि इंडियन एयरफोर्स यूज्ड ओनली एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल्स टू अटैक पाकिस्तान, नो सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल्स वर यूज्ड। इसका मतलब क्या है? आपने सारी ब्रह्मोस
हवाई जहाजों से लॉन्च की। तो ये जो पाकिस्तान ने कहा कि हमें इतना नुकसान हो गया था और भारत की एयरफोर्स जो है फिर नहीं उसको जहाजों नहीं को पाई ऑपरेट कर रही थी। सीडीए साहब ने भी यही कहा, हमने अपनी कुछ टैक्टिक्स चेंज की और बहुत जल्दी हमारे सारे हवाई जहाज थे बिल्कुल और सारी मिसाइल हवा से मारी। बिल्कुल, हमने ना केवल सप्रेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस किया, हमने साथ साथ में Su-30 मॉडिफाइड विद ब्रह्मोस। इससे बहुत बड़ा फायदा होता है। जो ग्राउंड से लॉन्च है उसकी 290 किलोमीटर रेंज है, बट जो हवा से लॉन्च है उसकी 450 से ऊपर रेंज है। और जो एक्चुअली हमने शिप्स और सबमरीन का भी इस्तेमाल ही नहीं किया जहां पे 800 किलोमीटर रेंज है। तो ये कहीं ना कहीं हमने हवा से ये दो रीजन दिए। एक, हम दिखा रहे थे कि हमारे हवाई जहाज उड़ रहे हैं, हमारे हवाई जहाज ने ब्रह्मोस को लॉन्च किया और देखिए कितनी तबाही मचा दी, जो उनके प्राइम मिनिस्टर को बोलना पड़ा कि इनके ब्रह्मोस आ गए थे, हम तो उससे पहले हमला करना चाहते थे। अच्छा, आप कभी दौड़ते दौड़ते कभी भी अगर आप फिसल जाएं तो मतलब बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है ना, तो दर्द तो बहुत हो रहा होता है, लेकिन आप बताते नहीं, आप उठते हो मुस्कुराते हो, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो पाकिस्तान की हालत अभी कुछ ऐसी है। लेकिन अब पाकिस्तान के इस फ्रॉड मार्शल के लिए बुरा वक्त शुरू होने वाला है। झूठी वाहवाही लूट करके फौज तुम्हारे पास है, किसी की कनपट्टी पे बंदूक लगा दे, एक मेडल और दे दो मुझे, एक प्रमोशन और दे दो मुझे, तुम बन गए जनरल से तुम फील्ड मार्शल बन गए। लेकिन अब जनता एक बार फिर उसके खिलाफ उठने वाली है। वो खबर मैं आपको दे रहा हूं। पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने आसिम मुनीर पर बड़े गंभीर आरोप लगाए। पहले ये खबरें चल रही थी ना कि इमरान खान से शायद अपनी अदावत खत्म करना चाहता है आसिम मुनीर, सेना और इनके बीच बातचीत भी हो रही है। अब लगता है वो सब कुछ नहीं हुआ था और ना इमरान खान के तेवर बदले हैं। इमरान खान ने कहा कि जनरल मुनीर ने बदला लेने के लिए मेरी पत्नी बुशरा बीबी को जेल में बंद किया। इमरान खान ने एक्स पर पोस्ट में कहा है कि जब प्रधानमंत्री रहते हुए आसिम मुनीर को मैंने आईएसआई चीफ के पद से हटाया था तो उसने बुशरा बीबी से संपर्क करने की कोशिश की थी। मतलब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी वाइफ से संपर्क करना चाह रहा था आईएसआई चीफ होते हुए आसिम मुनीर, लेकिन बुशरा ने साफ साफ मना कर दिया था और कहा था कि मैं किसी राजनीति के मामलों में नहीं पड़ती। और इसके बाद बुशरा बीबी को एक के बाद एक झूठे मामलों में फंसाया गया, करप्शन का चार्ज लगाया गया, जेल में टॉर्चर किया गया। कई महीने बुशरा बीबी जेल में बंद रही, 2 साल से इमरान खान बंद है। और इमरान खान का आरोप है कि मुनीर के इशारे पर उन्हें 1 महीने से अपनी पत्नी से भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। अब इसका मतलब क्या है? ये केवल कोई इमरान खान को कोई पर्सनल तकलीफ हो रही है उसके बात नहीं है। इमरान खान अपने देश का सबसे लोकप्रिय नेता है और इमरान खान की पार्टी के लोग थे जो लेफ्टिनेंट, जो इनके कोर कमांडरों के घर के अंदर घुस गए थे और इनके जनरल को फिर बाद में बर्खास्त करना पड़ा था। तो वो इमरान खान और उसके पीछे खड़ा हुआ आधे से ज्यादा पाकिस्तान अब अगर एक बार फिर आसिम मुनीर के खिलाफ खड़ा हो गया तो फिर आप सोचिए कि निपट पाएगा आसिम मुनीर अपने खिलाफ इतने बड़े विरोध से? जनरल साहब, मुश्किल सौरभ, क्योंकि 9 मई 2023 वही वक्त है। तकरीबन यहाँ पर भी आप देखिए वही टाइम आ रहा है, 7th में और 10th में। 9 मई 2023 जब कोर कमांडर के घर जलाए गए पाकिस्तान के अंदर और उसके लिए जिस प्रकार से इमरान को बंद किया गया, एक वक्त अब आ रहा है कि धीरे धीरे करके इम्प्लोजन जो कहते हैं, पाकिस्तान के बीच में ही इतना विरोध है इस फौज के बरखिलाफ जो आज तक कभी देखा नहीं गया। पाकिस्तान के अंदर फौज का जो एक दर्जा था काफी ऊंचा रहता था, अब जिस प्रकार से लगातार फौज के बरखिलाफ, और क्योंकि फौज का जो बिजनेस है तकरीबन 20 अरब डॉलर से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। प्याज बिजनेस, मॉल्स, चीनी, जो मर्जी, ऑर्डिनेंस, मतलब सब कुछ का बिजनेस करते हैं। तकरीबन 20 से 25 अरब डॉलर का बिजनेस ये है। उसके अलावा जिस प्रकार से करप्शन और सिंध के अंदर जो एक तरीके से आक्रोश पैदा हो रहा है, इसलिए कि सिंध में से जो एक नहर है उस नहर को वो ले जा रहे हैं अपने इलाके में, जहां पे फौजी फाउंडेशन ने इलाका तकरीबन 6000 एकड़ जमीन चौकिस्तान में ली है, जिसको वो तैयार कर रहे हैं अपने लिए। तो फौजी फाउंडेशन जो है फौज का, उसके कारण फौज के बरखिलाफ जो कार्रवाई है, एक करप्ट पॉलिटिशियंस और एक करप्ट और इंटरफियरिंग फौज जो पाकिस्तान के अंदर है, उसके बरखिलाफ जिस प्रकार से आवाम का आक्रोश है वो देखने को दिख रहा है। इतना आप समझ सकते हैं कि 24 IMF के बेल आउट, इसके अलावा जिस प्रकार से लोन, सैंक्शन, ग्रांट पाकिस्तान लेता रहता है, ये पैसा जो है सर, कल हम लोग बात कर रहे थे कि एग्जैक्टली 118 डेवलपमेंट स्कीम्स इन्होंने बंद किए हैं क्योंकि पैसा नहीं है इनके पास। और पाकिस्तान में कोई भी मिलिट्री डिक्टेटर कभी भी रहा हो, उसको आखिरकार हटना पड़ा है जनता
के आक्रोश की वजह से ही पाकिस्तान में, आप अयूब खान से शुरुआत कर लीजिए, याहिया खान की बात कर लीजिए, जुल्फिकार अली भुट्टो, चलिए वो तो उसका एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया था या बम फटा, क्या हुआ उसमें वो मारा गया। मुशर्रफ 10 साल सत्ता में रहे, लेकिन मुशर्रफ को भी हटना पड़ा और बहुत पावरफुल मिलिट्री डिक्टेटर माना जाता था मुशर्रफ को। लेकिन जब जनता एक बार सड़कों पर आ गई तो उसके बाद मुशर्रफ भी कुछ नहीं कर पाया। तो क्या कर पाएगा आसिम मुनीर साहब? बिल्कुल सौरभ, ऐसा है कि आसिम मुनीर ने अगर पहलगाम का ये जो टेरर ऑपरेशन प्लान किया, वो पूरी पाकिस्तान के अवाम का ध्यान हटाने के लिए किया। जो पाकिस्तान के अंदर इंटरनल हालात थे, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, या सिंध में हो, या पीओके में हो, तो वो उसमें थोड़ा सफल हुआ कि पूरी पाकिस्तान की अवाम जब भारत का नाम सुनती है, यहाँ JNK का नाम सुनती है, तो एक थोड़ी उनको एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट हो जाती है। लेकिन अभी वो गुब्बारा फूट गया, वो इतनी बुरी तरह से फूटा वो गुब्बारा कि ये बेशर्मी की हद टॉप गया और अपने ऊपर तकमा लगा दिया इसने फील्ड मार्शल का। हमारे यहाँ तुमने देखा होगा कि वो शादियों में बैंड जाते हैं ना, बड़े मोटे मोटे तकमे लगा रखे होते हैं उन्होंने कंधों में, उसी प्रकार ये पाकिस्तान की शादी का बैंड बजाने वाला लगता हमको। और अभी जो पाकिस्तान की अवाम है इसका बैंड बजाने वाला। वैसे ये आपने मजाक में बात की, लेकिन ये सीरियस क्वेश्चन है, आप कभी गौर कीजिएगा। भारत का कोई टॉप जनरल जो है कोई, उसको आप कभी अपने फॉर्मल में देखिए आप, तो वो छोटे छोटे वो लगाए होते हैं उसके ऊपर बैजेस के, वैसे वो मेडल जैसे नहीं होते वो भारी भारी, आप छोटी सी स्ट्रिप्स लगाते हैं। ये लोग वो पूरा मेडल लटका के आते हैं। सौरभ देखिए, ऐसा है कि वही बता चाह रहा था आपको, अभी जैसे जैसे पाकिस्तान की आवाम को ये पता चलेगा कि इसने हमारा उल्लू बनाया, बुरी तरह से पिटा, चारों तरफ इनकी तबाही हुई, उसके बाद भी इनके जो प्रधानमंत्री है उन्होंने इनको तकमा लगा दिया, तो वो उनका गुस्सा और फूटेगा। और जब वो गुस्सा फूटेगा तो मुनीर को अपनी सिर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। और जहाँ तक तकमों का सवाल आपने देखा होगा, आप नॉर्थ कोरिया में देखिए, वो जो उनके यूनिफॉर्म पहनते हैं, जो ऊपर से लेके पेट तक उनके मेडल लगे होते हैं, ठीक है। तो वो मेडल लगाने से कुछ नहीं होता, ज़मीन के ऊपर आपने क्या काम करके दिखाया उससे जाहिर होता है। और ये समय बता देगा, क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है, आप कोई भी सच्चाई छुपा नहीं सकते। 10-15 दिन आप लोगों का उल्लू बना सकते हैं, आप खुद ही देखते जाए। 18 घंटे कराची में लाइट नहीं आ रही सर, बिल्कुल 18 घंटे की बिजली का गर्मी पीक पर चल रही है, और ये वहां ये हालात हैं, और बाकी तो आपके सामने परिस्थितियां पाकिस्तान की हैं। अब इन्होंने अपनी बात कहने के लिए भारत के खिलाफ विदेश में भेजा हुआ है बिलावल भुट्टो को, और बिलावल भुट्टो न्यूयॉर्क में है, वो यूनाइटेड नेशंस गया, वहाँ उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार भड़काऊ भाषण भी दिए। अच्छा, ये बात मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा एक साइड अपडेट मैं आपको देता हूं, क्योंकि मैंने वो खबर देखी थी, शायद मैं नहीं दिखा पाऊंगा अभी आपको। व्हाइट हाउस के अंदर इन्हीं का, माफ कीजिएगा, बिलावल का ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कहा कि वहां भारत में मुसलमानों के खिलाफ बड़ा जुल्म हो रहा है, पहलगाम हमले के बाद भारत में मुसलमानों में बड़ा जुल्म हो रहा है। तो वहां सामने एक जर्नलिस्ट बैठा था और उसने पूछा ये बात, और ये भी देखिए, ये भारत की एक छोटी छोटी चीजें काउंट करती हैं। उसने कहा, लेकिन जहां तक मुझे याद है, भारत की फौजों की ब्रीफिंग करने के लिए तो एक ऑफिसर आ रही थी, उनका नाम तो कर्नल कुरैशी था, और आप कह रहे हैं कि वहां बड़ा अत्याचार हो रहा है। सो वर्ल्ड नोटिसेस एवरीथिंग, छोटी से छोटी बात। अब खैर, बिलावल ने प्रधानमंत्री के रोटी खाओ नहीं तो मेरी गोली है वाले बयान का जिक्र किया। बिलावल पाकिस्तान का डेलीगेशन लेकर अमेरिका के दौरे पर पहुंचे, और यहाँ भारत के साथ बातचीत को लेकर एक बार फिर उसने वही अपने जो बाकी नेताओं ने जिस तरह गिड़गिड़ा कर कहा, वैसे उन्होंने कहा कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपना रोल निभाने के लिए कहा। बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ बात करना चाहता है, पानी पर बात करना चाहता है, आतंकवाद पर भी बात करने के लिए तैयार है, लेकिन भारत हमसे बात करने को राजी नहीं हो रहा। While we do have a ceasefire on the one hand, and we have one party saying we want to engage in dialogue and diplomacy, we have the other party who says this is not a ceasefire, this is a pause. That is making one aggressive statement after another. The most recent statement that Mr. Modi made was that a specific message to the youth of Pakistan, that eat bread or you can eat my bullet. That doesn't sound like a man of peace. Having said that, I would like to differentiate between his public posturing and what I believe
is in the interest of our two countries. Obviously, we've all come here and engaged on this mission with the hopes that by engaging international partners, just as they convinced Mr. Modi to agree to a ceasefire, they perhaps can convince the Modi government to agree to a comprehensive dialogue. And if we do engage in a comprehensive dialogue, that is the only viable path, not only to peace, but actually for us to solve our issues. There's no military solution to Kashmir. There's no military solution to terrorism. There shouldn't be a military solution to our water dispute. अब बिलावल भुट्टो को भी कोई लिख के नहीं देता ना, तो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है आदमी। अब इसने कहा कि देयर इज नो मिलिट्री सोल्यूशन टू कश्मीर, तो ये तू अपने जनरल को बोल जाके, देयर इज नो मिलिट्री सोल्यूशन टू टेररिज्म, देयर इज ओनली मिलिट्री सोल्यूशन टू टेररिज्म। टेररिज्म का जवाब ऑपरेशन सिंदूर ही है, और वो होकर के रहेगा। और फिर उन्होंने कहा कि दुनिया भारत को मनाए कि एक तो वो सीज फायर को पक्का कर ले और एक कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग हमारे साथ करे। आपको समझना पड़ेगा पाकिस्तान के लिए असल जीत क्या होगी अगर वाकई में अगर कहें कि पाकिस्तान जीता। मिलिट्री फ्रंट पर तो वो पॉसिबल नहीं है। उसकी जीत यह है कि वो भारत को बातचीत की टेबल पर ले आए, और वो ये कोशिश करना चाहता है। जबकि भारत ने क्या कहा है, जब तक आतंकवाद बंद नहीं होगा कोई बात हो ही नहीं सकती। कोई आपके निहत्ते लोगों को मार रहा हो, आप उसके साथ क्या बात करेंगे और क्यों बात करेंगे आप उसके साथ। अगली खबर, अब भारत की ऑल पार्टी डेलीगेशन जिसकी कॉपी बिलावल भुट्टो कर रहा है, वो दुनिया भर में जाकर पाकिस्तान को बेनकाब कर रही है, और पाकिस्तान इससे बड़ा परेशान है। यही वजह है कि मलेशिया जब हमारा इंडियन डेलीगेशन पहुंचा तो पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि यह डेलीगेशन का कार्यक्रम रद्द हो जाए। वजह, पाकिस्तान मुस्लिम देश है, तो पाकिस्तान को माफ कीजिएगा, मलेशिया मुस्लिम देश है, और पाकिस्तान के दूतावास ने इस्लामी एकता का हवाला देकर मलेशिया की सरकार से भारत की डेलीगेशन से न मिलने की मांग की। लेकिन मलेशिया ने पाकिस्तानी हस्तक्षेप को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। इतना ही नहीं, मलेशिया ने इंडियन डेलीगेशन को पूरा समर्थन भी दिया। मलेशिया पहुंचे डेलीगेशन की अगुवाई जेडीयू सांसद संजय झा कर रहे थे, और इस डेलीगेशन में बीजेपी की अपराजिता सारंगी हैं, ब्रिजलाल हैं, प्रधान बरुआ हैं, हेमांग जोशी हैं, तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बैनर्जी हैं जो बहुत अच्छा बोल रहे हैं बाहर जाकर के, सीपीएम के जॉन ब्रिटस हैं, कांग्रेस पार्टी के सलमान खुर्शीद हैं, और पूर्व राजनयिक मोहन कुमार वो भी इसके अंदर शामिल हैं। तो एक तरफ बिलावल कह रहा है हमसे बात करो, और मलेशिया पर दबाव डाल रहा है कि वो हमसे बात ना करे। दोनों ही जगह मुंह फेल। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, दोनों जगह फेल हो गए। हमने बहुत क्लियरली उनको कहा है कि या तो टेरर होगा या टॉक्स होंगी, या फिर टेरर होगा या ट्रेड होगा। लेकिन हमने ये बहुत क्लियर कर दिया, जब तक आतंकवाद को हटाया नहीं जाएगा पाकिस्तान से, जब तक बातचीत सिर्फ दो मुद्दों पे ही होगी, एक होगी टेरर के ऊपर, दूसरा पीओके को रिटर्न के ऊपर। दूसरी बात आती है कि मलेशिया में जो उन्होंने करने की कोशिश की, एक चीज आपको बहुत छोटी सी मैं बता दूं कि मलेशिया भी चाहता है ब्राह्मोस को खरीदने का। एक देश जो अपना इंटरेस्ट देख रहा है, उनको यह लगता है कि भारत इमर्जिंग इकोनॉमी है, भारत के साथ हमारा ट्रेड बढ़ता जा रहा है, और मलेशिया चाहे मुस्लिम नेशन क्यों ना हो, लेकिन उसे जियोपॉलिटिक्स की समझ है। उसे पता है कि भारत डेवलपमेंट चाहता है, भारत युद्ध नहीं चाहता है। यह बहुत क्लियर है, और पूरे विश्व में सबको क्लियर है कि कौन सा ऐसा देश है जो सारे विश्व के अंदर टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है। सबको पता है। जितना भी मेजर टेरर एक्ट होता है विश्व के अंदर, चाहे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का था, उसका कहीं ना कहीं फुटप्रिंट पाकिस्तान के अंदर है। इसी वजह से भारत का डेलीगेशन जब बाहर जाता है तो उसको बहुत इज्जत मिलती है, बहुत सपोर्ट। आप देखिए बिलावल भुट्टो के जब गए थे उसमें कितने लोग आए थे वहां पे, और उनमें से कितने इंपॉर्टेंट थे।